अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आप हमारा जो ऐप है वो ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज़ और पेड बैचेस के लिए, और आप जो है पीडीएफ्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं और वीडियोस भी आपको मिल सकते हैं अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। जो हम पढ़ाएंगे वो आप उसका पीडीएफ आपको मिल सकता है टेलीग्राम पे, ठीक है। लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है, और आप टीचिंग जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो दिस इज़ योर केमिस्ट्री गोइंग ऑन, दिस इज़ केमिकल रिएक्शंस एंड दिस इज़ अ थर्ड लेक्चर फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट्स असिस्टेंट। ओके, सो पहला लेक्चर, आज का हमारा लेक्चर रहेगा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस और थोड़ा बैलेंसिंग के बारे में। एंड आज तक जो हमने पढ़ा है, लेट्स टेक अ क्विक रिविजन ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड फ्रॉम द लास्ट 3 days। ओके, 2 days or 3 days? Okay, 3 days. Now, what we have studied from last 3 lectures is that physical changes are reversible. No, 2 lectures. Okay. So, physical changes जो होती है उसके बारे में हमने पढ़ा. We studied that most of the physical changes are reversible in nature, and we also studied that in the physical changes no new substance is formed. जो हमने पहले लिया था वही substance हमें मिलता है, ठीक है। और जो हमें मिलता है सब्सटेंस, उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल भी नई नहीं होती है। एंड वी स्टडीड मोस्ट ऑफ द एग्जाम्पल्स, एंड हमने देखा कि मेल्टिंग, बॉइलिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, कटिंग, टेयरिंग, क्रिस्टलाइजेशन, डिज़ोल्विंग शुगर। ओके, ये सारी जो एग्जाम्पल्स हमने देखी, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ physical changes because the chemical composition does not change in the physical changes. And उसके बाद हमने पढ़ा chemical changes and what we studied in that उल्टा होता है, physical changes के उल्टा होता है, irreversible होता है। but मैंने आपको ये भी बोला है कि सारी की सारी chemical changes irreversible नहीं होती है, और chemical change को आप chemical reaction भी बोल सकते हैं, ठीक है। एंड हमने ये भी देखा कि केमिकल चेंज जब होती है तो केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है। एंड वी ऑल्सो स्टडी दैट ब्रेकिंग एंड मेकिंग अ बॉन्ड्स डू टेक प्लेस इन द केमिकल चेंजेस। ओके, एंड वी स्टडीड अबाउट व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड व्हाट आर प्रोडक्ट्स। वी स्टडीड कि जो चीज़ें जिन चीज़ों को चेंज आती है उनको आप रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो चीज़ें आपको बाद में मिलती है उनको आप प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ओके, and we studied some of the examples, but examples ऐसे reactions जो होती है, you have no need to memorize the reactions. okay, reactions को कभी भी memorize नहीं करनी होती। अब जो reaction आपके लिए important है, I will tell you at that very particular moment कि आपको ये वाली reaction याद रखनी है। Okay, fine. Now these reactions are not important for us. What we have, why I have mentioned these reactions is for the understanding of the chemical equation. Okay, so मैंने chemical equation को understand कराने के लिए ये जो reaction है लिखी हुई है, ये आपको memorize नहीं करना है, ठीक है। So we also studied about chemical equation. We studied that various processes, whatever processes are going inside us and whatever processes are going outside us, all these processes, not all these processes, but these processes are also chemical processes. Okay, and some of the processes are physical processes. And हमने देखा कि digestion भी physical process, digestion भी chemical process है। outside जो हमारे outside होता है, हमारी बॉडी के आउटसाइड जो होता है, वो भी लाइक प्लांट्स में जो होता है, दैट इज़ अ केमिकल प्रोसेस, जिसकी वजह से प्लांट्स की ग्रोथ होती है, एनिमल्स की ग्रोथ होती है, वो दैट इज़ बिकॉज ऑफ द केमिकल प्रोसेसेस, जहाँ पे एक चीज़ दूसरी चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। एंड जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, कर्ड फॉर्मेशन है, ये सारी की सारी एग्जांपल्स है केमिकल रिएक्शंस। Now we studied about law of conservation of mass, जो आपको बताता है कि जब भी एक केमिकल रिएक्शन होती है या फिर जब भी एक फिज़िकल प्रोसेस होती है, फिज़िकल भी और केमिकल भी, दोनों चेंजेस के दौरान जो मास होता है वो कंजर्व रहता है। मतलब जो LHS साइड से जितना मास LHS साइड से होता है
उतना ही मास RHS साइड से भी होना चाहिए। अगर दोनों मासेस बराबर होंगे, अगर दोनों मासेस बराबर होंगे, जाके वो आपके लॉ को तब जाके वो आपके लॉ को फॉलो करेगा। किस वाले लॉ को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, सो दिस मीन्स हमें इक्वेशन कुछ ऐसे लिखनी होती है सो दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वायलेट ना हो जाए। मगर बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आता होगा कि क्या फिर जब हम ऐसे लिखते हैं इक्वेशन, क्या वो गलत होती है? हाँ, वो अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिमाग में रखें तो उस हिसाब से वायलेट हो जाती है। मगर हम ऐसे भी रिएक्शन लिख सकते हैं, हम ऐसे भी इक्वेशन लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं अनबैलेंस्ड। मगर आपको दिमाग में रखना है कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है ये बैलेंस्ड नहीं है। दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड इक्वेशन। करेक्ट तो है इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, दिस इक्वेशन इज करेक्ट, बट इट इज़ एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन। और जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को वायलेट करती है, और जो बैलेंस्ड इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो हमने आपको दिखाया कल कि कैसे ये जो है, यहाँ पे देखिएगा, ये जो इक्वेशन यहाँ पे मैंने लिखी हुई है ये अनबैलेंस्ड है। अनबैलेंस्ड मतलब ये हुआ कि यहाँ से जितना मास है उतना मास इस साइड से नहीं है। देखिए ना, इधर से जितना मास यहाँ से है उतना मास इस साइड से नहीं है। अब इस मास को हमें इक्वलाइज करना है। अब देखिए, आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स तो नहीं है कि आपको समझाना पड़े कि कैसे आप मैथ्स को इक्वलाइज करेंगे। देखिए, देखने से ही समझ में आ जाएगा आपको कि अगर मेरे नंबर्स जो है, जितने नंबर ऑफ सोडियम यहाँ से है उतने ही नंबर ऑफ सोडियम इधर से भी होने चाहिए। जितने नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ से है उतने ही नंबर ऑफ क्लोरीन यहाँ से भी होने चाहिए। अगर ऐसी बात मैं कर सका, अगर मैं ऐसा चीज़ कर सका कि जितने मुझे सोडियम इस साइड से है उतने ही सोडियम यहाँ से भी होंगे, जितने क्लोरीन इस साइड से है उतने क्लोरीन इस साइड से है, इस साइड से भी होंगे, तो नेचुरली ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस का मतलब है कि मास जो है बराबर हो जाएगा ना। मास बराबर कैसे हो जाएगा? देखिए, अगर देखो इधर से इधर देख के पता चलेगा आपको कि अगर आप सोडियम की तरफ देखिए तो 23 है, यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहा है कितना? 23 ग्राम्स। अगर यहाँ से देखें सोडियम की तरफ तो ये भी कंट्रीब्यूट कर रहा है ना 23 ग्राम्स। ठीक है, मगर यहाँ से क्लोरीन की तरफ देखें तो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 35 + 35, क्योंकि Cl2 है, इधर से Cl2 है, और ये कंट्रीब्यूट कर रहा है 35 + 35, और वो कितना है? 70। अगर यहाँ से क्लोरीन की तरफ देखें तो ये इट ओनली कंट्रीब्यूट्स 35। क्यों? क्योंकि एक ही क्लोरीन है ना, एक ही क्लोरीन है। अगर ये भी 2 क्लोरीन होते तो ये भी कंट्रीब्यूट करता 35 + 35, तो बराबर हो जाता ना मास दोनों साइड से। दिस मीन्स अगर आपको मास बराबर करना है तो आपको नंबर ऑफ एटम्स बराबर करने होंगे। जितने नंबर ऑफ एटम्स इस साइड होंगे, LHS साइड होंगे, उतने ही नंबर ऑफ एटम्स RHS साइड भी होने चाहिए। और जब नंबर्स बराबर हो जाएंगे तो मास खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। जब नंबर्स बराबर हो जाएंगे तब मास खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिएगा, दिस मीन्स हमें नंबर्स को बराबर करना है। अगर यहाँ से Cl2 है, यहाँ से भी Cl2 ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम बैलेंस कैसे करते हैं, इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं? 10th में हम सब लोगों ने ये पढ़ा है कि इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाता है। हमें यहाँ पे सारा प्रोसीजर नहीं पढ़ना है, मैं आपको शॉर्टकट में बताती हूँ। अगर आपको इक्वेशन को बैलेंस करना होता है तो अगर यहाँ से Cl2 है, अगर 2 क्लोरीन है, तो आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं, आप यहाँ पे 2 नहीं लगा सकते हैं। अब वो दूसरा सवाल है, यहाँ पे क्यों नहीं 2 लगा सकते हैं? क्योंकि ये वैलेंसी को जो है वायलेट करेगा। अब वैलेंसी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, कम से कम ये तो पता होना चाहिए। तो 9th का है। अब अगर नहीं पता है ना तो आप शॉर्टकट में याद रखिए कि अगर मुझे यहाँ से
अगर मुझे रिएक्टेंट साइड में इधर 2 है या 3 है या कुछ भी है, तो मैं प्रोडक्ट साइड में यहाँ से 2 या 3 नहीं लगा सकती हूँ। क्यों नहीं लगा सकती हूँ? क्योंकि ये वैलेंसी को वायलेट करता है। एक एक वैलेंसी एक कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, वो वैलेंसी का कॉन्सेप्ट वायलेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो अब हम क्या करेंगे फिर? अगर हम यहाँ पे 2 नहीं लगाए तो कहाँ पे लगा सकते हैं हम 2? हमेशा जब भी आपको लगाना होता है ना, यहाँ से जब आपको कोई नंबर लगाना होता है तो वो नंबर आप हमेशा आगे लगाया करो। मतलब अगर मुझे 2 लगाना है बैलेंसिंग के लिए तो ये 2 मुझे NaCl के आगे लगाना पड़ेगा, न कि Cl के पीछे। सबस्क्रिप्ट नहीं लगाना होता है, ठीक है। तो चूंकि मैंने ये 2 इसको आगे लगाया ना, तो ये 2 Na के भी मल्टीपल है और Cl के भी मल्टीपल है। मतलब ये 2 Na के भी मल्टीपल है और ये 2 Cl के भी मल्टीपल है। मतलब मैंने तो क्लोरीन को बैलेंस कर लिया। क्लोरीन को तो मुझे यहाँ से भी 2 क्लोरीन है और यहाँ से भी 2 क्लोरीन है। क्लोरीन को तो बैलेंस कर लिया मैंने, मगर इस क्लोरीन के बैलेंसिंग के चक्कर में मैंने सोडियम को इम्बैलेंस कर लिया। देखिए ना, इधर से सोडियम 1 है और इधर से सोडियम 2 है। अब क्या किया जाए? क्या इस 2 को काटें? नहीं काटेंगे इस 2 को, हम इस साइड से 2 लगाएंगे, ठीक है। आप कहीं से भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट साइड से भी लगा सकते हो, रिएक्टेंट साइड से भी लगा सकते हो। गरज के नंबर ऑफ एटम्स आपको बराबर आने चाहिए। अब देखो, यहाँ से भी 2 सोडियम है और यहाँ से भी 2 सोडियम है, यहाँ से भी 2 क्लोरीन है ना, Cl2 है ना, तो 2 क्लोरीन है ना यहाँ से, और यहाँ से भी क्या है, 2 क्लोरीन है। तो बराबर हो गया, बैलेंस हो गई ना आपकी इक्वेशन। सो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब जब ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी तो खुद ब खुद मास भी बराबर हो जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर लेना, और कैलकुलेट करने के बाद अगर किसी को कैलकुलेट करना नहीं आएगा तो वो मुझे कमेंट में लिखेगा, ठीक है। मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में वो सिखाऊंगी। सो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को अब जाके फॉलो करेगा। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कैसे मैंने इसको बैलेंस किया है। देखिए यहाँ पे 2 सोडियम प्लस Cl2 गिव्स 2 NaCl, ठीक है। अब जो चीज़ें आगे लिखी होती है ना, ये 2 है, इधर ये है, यहाँ है जो मैंने ये बोल्ड में लिखा हुआ है, और Cl2 के आगे कुछ नहीं है। देखिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, देखिए मैंने 2 लगाया ना यहाँ पे, ये 2 है और ये भी 2 है, और जब Cl2 के आगे कुछ नहीं है, और जब भी किसी मॉलिक्यूल या एलिमेंट के या एटम के आगे कुछ नहीं होता है तो वहाँ पे 1 होता है। ये आप दिमाग में रखिएगा, जिस चीज़ के आगे कुछ नहीं होता है उसके आगे 1 ही मल्टीपल होता है। तो जो ये 2, 2, 1 और 2, ठीक है, 2, 1 और 2, जो यहाँ से आपने, यहाँ से नहीं, अगर यहाँ से भी आप लगाएंगे और अगर वहाँ से भी होंगे, अगर इसके आगे होंगे, आगे जो नंबर्स होंगे, तो इनको आप बोलते हो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। इनको आप बोलते हो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, COEFFICIENTS, कोफिशिएंट्स। सो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स बोलते हम उन नंबर्स को जो आगे होते हैं, जो बैलेंस करते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। वो नंबर जो आगे होते हैं, एटम के, मॉलिक्यूल के आगे होता है, ठीक है, जो इस इक्वेशन को बैलेंस करता है, उनको आप बोलते हो स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो ये इक्वेशन तो बैलेंस हो गई। अब ये फॉलो करेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। आप चेक कर लीजिएगा और कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही दूसरा, यहाँ पे दूसरी एक इक्वेशन मैंने लिखी हुई है, जहाँ पे जो C3H8 है, जो उसको कंबशन हो गया है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन हो गया है, और उसने दिया है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन्स की कंबशन हो जाती है। हाइड्रोकार्बन्स को आप एज अ फ्यूल लेते हैं, फ्यूल, जैसे कि गैस नहीं होता है, गैस सिलेंडर जो आपके घर में होता है, उसमें कौन सा फ्यूल होता है, मुझे लिखिएगा कमेंट में, आप मुझे लिखिएगा उसमें कौन सा वाला फ्यूल होता है, ठीक है। हाइड्रोकार्बन ही होता है, एक हाइड्रोकार्बन होता है। हाइड्रोकार्बन्स पता है ना कौन से होते हैं? अल्केन्स होते हैं, अल्कीन्स होते हैं, अल्काइंस होते हैं, मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। कौन सा गैस होता है गैस सिलेंडर में, वो आप मुझे बताइए। और कौन सा गैस ऐड किया जाता है
ताकि ताकि अगर ये गैस लीकेज करे तो स्मेल आ जाए, उसको स्मेल आ जाए। वो स्मेलिंग एजेंट कौन सा वाला चीज़ होता है वो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने इस इक्वेशन को बैलेंस कर लिया है। एक कंबशन इक्वेशन है, क्योंकि कंबशन क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन ऐड हुआ है ना, तो कंबशन इक्वेशन है। तो कंबशन इक्वेशन है ये। और ये कैसे मैंने बैलेंस किया है, देखिए जिसको कुछ नहीं मल्टीपल है उसको क्या है, 1 मल्टीपल है, 5 है, 3 है, 4 है। तो ये क्या हुआ, 1 है, 5 है, 3 है, 4 है। तो इनको क्या बोलेंगे, स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ठीक है। सो ऐसे आप इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, आप नंबर्स को बराबर करते हैं। फिर चाहे आपको 3 लगाना पड़े, 4 लगाना पड़े, 5 की 10 लगाना पड़े, तो आप उससे डरिएगा मत, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ऐसे आपको कोई नहीं बोलेगा आप इक्वेशन को बैलेंस कर ले, इसलिए मैंने ये ज़्यादा नहीं पढ़ाया, शॉर्टकट में ही बताया है। क्योंकि इक्वेशन को बैलेंसिंग नहीं, ऐसा कोई नहीं है ना कि रिटन टेस्ट है ऐसा कुछ, वो तो नहीं है कि आपको इक्वेशन को बैलेंस करना पड़े, इसलिए मैंने ये शॉर्टकट में बताया है आपको। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की तरफ। ओके, सो केमिकल रिएक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स है, बहुत सारी टाइप्स है, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस है, जैसे कि डिकम्पोजिशन है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स रिएक्शंस है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस है, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है और वो हम आगे जाके देखेंगे, ठीक है। किसी ने लिखा था कि प्रेसिपिटेशन क्या चीज़ होता है, क्या ये केमिकल चेंज है कि फिज़िकल चेंज है। तो अब आप देखेंगे आगे खुद ही कि प्रेसिपिटेशन कौन सी वाली चेंज होती है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो पहला जो टाइप रहेगा वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे समझा जाए, बस आप इस इमेज की तरफ देखिएगा, इस इमेज की तरफ। कंबाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, कंबाइन होती है चीज़ें, और जब चीज़ें कंबाइन हो जाती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, सिंगल प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जब चीज़ें कंबाइन होती है आपस में और एक ही सिंगल प्रोडक्ट बनता है तो उस रिएक्शन को आप बोलते हो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या क्या पॉइंट याद रखना है वो सुनेगा। आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं या फिर 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स भी हो सकते हैं, मगर प्रोडक्ट एक ही है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट एक ही मिलता है, एक ही प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एक प्रोडक्ट एक ही मिलेगा, उसके साथ हीट भी मिलेगा आपको। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस यूजुअली जो होती है, यूजुअली हीट को लिबरेट करती है, एक्सोथर्मिक होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। वो क्या होता है एक्सोथर्मिक, एक्सो हुआ निकलना, बाहर निकलना, ठीक है, और थर्म हुआ हीट। एक्सोथर्मिक समझा रही हूँ मैं, तो एक्सो हुआ बाहर निकलना और थर्म हुआ हीट। हीट को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे छोटी सी ट्रायंगल, आप HEAT हीट भी लिख सकते हो, मगर केमिकल इक्वेशंस में आप शॉर्टकट में हीट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती है जो हीट को लिबरेट करती है। और ये हीट कब जाके लिबरेट होती है, और ये हीट किन किन रिएक्शंस में लिबरेट होती है, ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, मगर मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ यहाँ पे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में या फिर कौन से रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, कैसे पता चले कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। आप ऐसे दिमाग में रखा करिए, जब 2 चीज़ें आपस में मिलेंगी, सपोज़ कार्बन मिलेगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, सपोज़ कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा वाटर के साथ, गर्ल्स की 2 चीज़ें जब आपस में कंबाइन हो जाएंगी, मिलेंगी, जब ये एक दूसरे के नज़दीक आती है ना, ये चीज़ें नज़दीक आने का मतलब क्या हुआ, नज़दीक आने का मतलब हुआ कि वहाँ पे अट्रैक्शन हो रही है, क्योंकि जब तक अट्रैक्शन ना हो तो चीज़ें आपस में नज़दीक नहीं आएंगी। और याद रखिएगा कि जब भी अट्रैक्शन होती है, जब भी चीज़ें आपस में नज़दीक आती है तो वहाँ पे हीट लिबरेट हो जाती है, वहाँ पे हीट बाहर निकलती है, ठीक है। फिर से एक बार बताती हूँ मैं, जब भी चीज़ें एक दूसरे के नज़दीक आती है, बॉन्ड बनाना स्टार्ट करती है, अट्रैक्शन हो जाती है, तब हीट लिबरेट हो जाती है और फाइनली ये चीज़ें आपस में बॉन्ड बनाती है। फाइनली ये 2 चीज़ें आपस में बॉन्ड बनाती है, और जब तक ये बॉन्ड बनाते हैं तब तक इसने हीट बहुत लिबरेट की होती है, ठीक है। सो दिस मीन जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है,
याद रखिए मैं क्या बता रही हूँ, जब भी बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तब हीट लिबरेट होता है। याद रखिए, आप ये याद रखिए शॉर्टकट में, जब भी बॉन्ड बनता है, जब भी दो चीज़ों के दरमियान बॉन्ड बनेगा, देखिए इस और इसके दरमियान बॉन्ड बना है ना, तो ये जाके बना है, फिर ये तब जाके बनेगा जब दो चीज़ों के दरमियान बॉन्ड होगा। तो जब भी बॉन्ड बनेगा हीट लिबरेट हो जाती है, लिबरेट हो जाती है, क्योंकि जब तक हीट लिबरेट नहीं हो जाती तब तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो जाती। ये बहुत ही ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, छोड़िए आप इसको। सो दिस मीन्स हीट लिबरेट हो जाती है जब भी बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा आप तो आपने ये याद रखा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में चूंकि बॉन्ड बनता है ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में बॉन्ड्स बनते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कौन सी रिएक्शंस होती है, एक्सोथर्मिक इन नेचर होती है, एक्सोथर्मिक होती है, हीट लिबरेट कर देती है ये वाली रिएक्शंस। अब इसमें हमने कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं, ये एग्जाम्पल आपको याद रखनी है, क्योंकि ये मुझे आ रहा है फीलिंग कि ये एग्जाम्पल्स आती है एग्ज़ाम्स में, ज़्यादातर पूछी जाती है। देखिए क्विक लाइम इसको हम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड हम ऐसे केमिकल नेम बोलते हैं, मगर कॉमनली हम इसको बोलते हैं क्विक लाइम, ठीक है। ये क्विक लाइम को जब आप पानी डालते हैं ना, ये बन जाता है स्लेकेट लाइम। और स्लेकेट लाइम क्या होता है, स्लेकेट लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेकेट लाइम इसका कॉमन नेम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। सब दोनों का CN आ गया, कॉमन नेम है और ये क्या है, केमिकल नेम है, ठीक है। ऐसे क्विक लाइम कॉमन नेम है और कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, ये केमिकल नेम है इसका, ठीक है। और ये छोटी सी ट्रायंगल है, ये क्या है, ये हीट है। मतलब ये जो इक्वेशन, ये जो रिएक्शन हो रही है, इसमें हीट लिबरेट हो जाती है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। आपने कभी चूना मिलाया होगा, चूना जब भी मिलाते हैं ना पानी के साथ, जब भी चूना पानी के साथ मिलाते हैं, हाथ से अगर मिलाते हैं तो हाथ को ब्लिस्टर्स चढ़ते हैं हाथ को। क्यों चढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे हीट लिबरेट होती है, हाथ जल जाता है, तभी जाके ब्लिस्टर्स चढ़ते हैं। क्योंकि क्विक लाइम को जब पानी डालते हैं तो वहाँ पे स्लेकेट लाइम बनता है और हीट लिबरेट हो जाती है। क्यों हीट लिबरेट हो जाती है, क्योंकि ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन होते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल है इसमें, हम एक और एग्जाम्पल है यहाँ पे लेंगे, किसमें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, और वो है बर्निंग ऑफ कोल। जब आप कोल को जलाते हैं, और कोल क्या होता है, कोल या फिर वुड क्या होता है वुड की क्या केमिकल कंपोजिशन होती है, कार्बन होती है। वुड जो होता है कार्बन होता है, वो होता है ना कार्बन वुड, ठीक है। ये जो कार्बन होता है, इसकी कंबशन जब होती है, मतलब ये ऑक्सीजन के साथ मिलता है और क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो गर्ज की ये भी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। क्यों, क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बन रहा है ना, एक ही प्रोडक्ट बन रहा है। इस साइड नहीं देखना है, इस साइड एक से ज़्यादा होने चाहिए, एक से ज़्यादा, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, मगर प्रोडक्ट साइड में एक ही होना चाहिए। और जब एक ही होगा तो दिस मीन्स वो वाली रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो इसमें आगे भी एग्जाम्पल्स मैंने दी हुई है, ये एग्जाम्पल्स है जिस इनमें भी एक ही प्रोडक्ट बनता है। ये सोडियम हाइड्राइड है, ये सोडियम ऑक्साइड है। सोडियम मिलता है हाइड्रोजन के साथ बनाता है सोडियम हाइड्राइड, सोडियम मिलता है ऑक्सीजन के साथ बनाता है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है। सो आगे हम देख लेते हैं, आगे एक और टाइप ऑफ रिएक्शन है, हमने कौन सी रिएक्शन पढ़ी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम एक और पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, थोड़ा सा हम आपको आइडिया देंगे, ये हम कल उठाएंगे अच्छे से। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होती है। अगर आप देख सकेंगे ना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखिए इस साइड 2 है, इसमें इस साइड 2 है, इसमें इस साइड दो जुड़े हुए हैं, इसमें इस साइड 2 जुड़े हुए हैं। अगर इसकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है, वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा होता है। बात समझ में आ गया, या फिर ऐसे भी बता सकते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है। तो अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में चीज़ें जुड़ जाती है आपस में और सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में चीज़ें टूट जाती है, मतलब बॉन्ड टूट जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज हो जाता है और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड बनता है, ठीक है। और
डिकम्पोजिशन रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है। वही मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे, आपको इस इमेज से दूर से ही समझ में आ जाएगा, आपको इसका PDF में मिलेगा, आप उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप, यहाँ पे डिकम्पोज हो गया है, इसका बॉन्ड ब्रेक हो गया है। अभी मैंने आपको बताया कि जब बॉन्ड बनता है, जब दो चीज़ों के दरमियान बॉन्ड बनता है तो हीट लिबरेट हो जाती है। मतलब वो कौन सी रिएक्शन होती है? एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक, जब बॉन्ड बनता है। अब अगर बॉन्ड को तोड़ना होगा, अब अगर आपको बॉन्ड को तोड़ना है, देखिए ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, ये दो चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, मतलब इनके दरमियान ज़रूर होगा ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनके दरमियान कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अब अगर आपको उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, इधर से आपको हीट देनी पड़ेगी। गर्ज की कौन सी रिएक्शन आपको करनी है? इंडोथर्मिक। इंडो क्या होता है? इंडो होता है देना, और थर्म क्या होता है? थर्म होता है हीट, ठीक है। सो इंडोथर्मिक रिएक्शंस होती है ये, ज़्यादातर डिकम्पोजिशन रिएक्शन ज़्यादातर इंडोथर्मिक होती है। और डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में सिंगल रिएक्टेंट होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं, और आपको यहीं से हीट देनी पड़ती है ताकि बॉन्ड टूट जाए। इंडोथर्मिक होती है नेचर में, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे, हम जो है कल उठाएंगे टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की कितनी टाइप्स होती है, जैसे कि एक को हम बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन, एक को बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, एक को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। तो हम ये टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन जल्दी से कल भी कंक्लूड करेंगे, और कल हम और भी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई थिंक लेक्चर बड़ा हो गया है, या फिर ओके। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के टाइप्स जो है वो हम कल आपको पढ़ाएंगे। गर्ज कि आपने आज जो है, आज आपने सिंपली आपने आज जो पढ़ा है वो ये है कि आपने टाइप्स पढ़ लिए, थोड़े से आपने पढ़ लिया कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक दूसरे का उल्टा होती है। अगर उसमें बॉन्ड ब्रेकेज होती है, सॉरी उसमें बॉन्ड्स बनते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बॉन्ड्स बनते हैं, और डिकम्पोजिशन में बॉन्ड ब्रेकेज हो जाती है। ओके, सो अल्लाह हाफिज़।